तो स्वागत है आप लोग का विकास भैया क्लासेस में। आज हम लोग करेंगे गबन का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो गबन का क्वेश्चन आंसर जो कि विजय सजेशन से लिया गया है, और विजय सजेशन में भी ढेर सारा क्वेश्चन था। जैसा कि आप लोग जानते हैं ढेर सारा क्वेश्चन दिया रहता है, सजेशन में से इतना सारा क्वेश्चन दिया रहता है। सजेशन ये सब इतना सारा दिया है तो किताब में कितना सारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आप लोग किताब तो पढ़े होंगे नहीं। आइए देखते हैं गबन से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोग गबन नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा दिक्कत का बात हो सकता है। क्या कि देखो, गबन पढ़ना जरूरी है। कोई भी लाइन उठा के दे देगा, पूछेगा आपसे कि बताइए, क्या बताइए, ये किसका बात है, कौन कहा, क्यों कहा, कैसे कहा। ठीक है, तो पढ़ना थोड़ा ज़रूरी था। गबन लाइन बाय लाइन पढ़ना ज़रूरी था। अगर आप लोग गबन पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि ये लाइन किसने कहा, किससे कहा। और गबन गबन से बढ़िया उपन्यास नहीं हो सकता आप लोग के लिए। तो गबन पढ़ना बहुत ज़रूरी था, लेकिन अब टाइम आ गया है एग्ज़ाम का, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। गबन पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप लोग 3-4 घंटे भी अच्छा से पढ़ लें गबन को तो शायद ख़त्म ना हो, लेकिन अच्छा खासा 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अगर आप लोग 2-2 घंटे पढ़ लीजिएगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन देखते हैं। मैत्री परिस्थितियों का विचार नहीं करती। अगर यह विचार ना रहे तो समझ लो मैत्री नहीं। अगर यह विचार बना रहे तो समझ लो मैत्री नहीं। तो जो दोस्ती होती है वो परिस्थितियों का विचार नहीं करती। आपका परिस्थिति अच्छा है, मेरा परिस्थिति खराब है, तो आप क्या कीजिएगा, मुझसे दोस्ती नहीं कीजिएगा। तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, लड़कों के दोस्ती में ऐसा देखा जाता है अक्सर। बस एक दोस्त होता है जो आपका साथ छोड़ के नहीं जाता। बाकी के जो दोस्त होते हैं, आपका जो खराब समय आता है, आपके पास खराब समय का मतलब पैसा वैसा नहीं है, ना बाइक है, ना पैसा है, कुछ नहीं है, तो आपके साथ कुछ एक गिन चुन के 1-2 दोस्त रहेंगे, वरना आपके साथ कोई नहीं रहेगा। तो ये मैत्री क्या होती है, परिस्थितियों का विचार नहीं करती। लाइन गलत है, ठीक है, लेकिन देखते हैं। तो मैत्री परिस्थितियों का विचार नहीं करती। अगर यह विचार बना रहे तो समझ लो मैत्री नहीं है। तो जो 1-2 दोस्त बना है हम लोग के साथ, वही हमारा सच्चा मित्र है। ठीक, जो हमारी परिस्थिति को देखकर नहीं है, माने हम लोग के साथ है। तो प्रश्न क्या बनता है, वक्ता और श्रोता का नाम लिखिए। वक्ता और श्रोता का नाम लिखिए, मित्रता की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अच्छा, तो वक्ता कौन है? वक्ता रतन है, और जो श्रोता माने जो सुन रही है। कौन सुन रही है? जालपा सुन रही है। मित्रता अनमोल रत्न के समान है। यह स्वाभाविक प्रेम से पैदा होती है। दो लोगों के बीच आपसी संबंध, वैचारिक एकता और समानता ही मित्रता की पहचान है। ठीक है, तो दो लोगों के बीच आपसी संबंध, वैचारिक एकता। तो जब जो दो लोग होंगे तो जब दो जो दोस्त बनते हैं तो उनका विचार काफ़ी मिलता जुलता होता है। ठीक है, तो वैचारिक एकता होना जरूरी है दोस्ती में, और समानता भी होना चाहिए। ठीक है, तब दोस्ती क्या होता है, गहरा होता है। तो वैचारिक एकता और समानता ही मित्रता की पहचान है। जो मित्र सुख के क्षणों में कायम होती है, वह दुख की कसौटी पर भी खरा उतरती है। तो जो मित्रता तो ऐसा मित्रता जो सुख के समय भी रहे और दुख के समय भी रहे। सच्ची मित्रता तो औषधि के समान होती है, जो पीड़ा और कष्ट को दूर कर देती है। अगर आप लोग कितने भी परेशानी में होंगे, लेकिन आप लोग अपने दोस्तों के पास जाइएगा तो वो सारा परेशानी भुला देते हैं। ऐसा होता है सही में। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा फिर से पीडीएफ में। हम तो यहाँ पे पढ़ा ही दे रहे हैं। पानी में क्यों खड़ी हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पानी में क्यों खड़ी हो, सर्दी हो जाएगी। बड़ा दुख वाला लाइन है। शायद हम ऑनलाइन गबन पूरा नहीं कराए हैं, अगर ऑफलाइन तो करा दिए हैं। तो ये बड़ा दुख वाला लाइन है, ऑनलाइन भी करा देंगे जल्दी। तो यह कथन किसका है? श्रोता की मानसिकता कैसी है? ये काहे पानी में खड़ी है, ये आपको बताना है। ये कौन बोल रहा है, पानी में क्यों खड़ी हो, सर्दी हो जाएगी। तो यह कथन रमानाथ बोलता है। ठीक है, जालपा के सामने ही जोहरा पानी की लहरों में समा गई। तो अगर आप लोग गबन पूरा नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो आप लोग ये बिल्कुल भी ये क्लास मत कीजिएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन सर क्लास है बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। आपका जो पूरा आगे आने वाला जो सस्पेंस है वो पूरा खराब हो जाएगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन सर क्लास नहीं कीजिएगा। आप लोग को पहले ही मना कर दे रहे हैं, आप लोग बंद कीजिए इस वीडियो को। आप लोग पहले गबन पूरा पढ़िए, मेरा पूरा वीडियो आ जाएगा, उस पूरा वीडियो को देखिए, उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर क्लास
स्टार्ट कीजिए। हम क्वेश्चन आंसर का पता है, इसी PDF बन गया था मेरा, प्रिंट करने के लिए रखे थे, प्रिंट करके दे दिए उन लोग को। तो सोचे कि तुम लोग के लिए वीडियो बना दें, तो पहले तो हमको वो वाला करवाना चाहिए पूरा। तो जालपा के सामने ही जोहरा पानी की लहरों में समा गई। रमानाथ और जालपा केवल देखते रह गए, क्योंकि तो जो पढ़ा है वही लोग आए यहाँ पे क्लास करी वाला। रमानाथ और जालपा केवल देखते ही रह गए, क्योंकि धारा प्रचंड थी। तो हम लोग को पता है कि जब जोहरा और ये तीनों गई थी क्या देखने, तो क्या पता इन लोगों के दिमाग में कहाँ आया, ये लोग बाहर देखने गया था। सब आदमी लोग बह के जा रहा है, घर द्वार बह के जा, ये लोग देखने जा रहा है कैसे बह रहा है, तो लोग देखने गया था। तो आप लोगों को पता ही है क्या हुआ था कि एक औरत थी, औरत के हाथ में एक बच्चा भी था, और वो दोनों क्या थे, बेहोश टाइप के थे। इन लोगों को लगा कि शायद जिंदा हो। तो रमानाथ को तैरना नहीं आता था, तो क्या ये बोली, जोहरा बोली कि मैं जाके बचा के लाती हूँ उन लोग को। तो जैसी जोहरा जाती है तो एक तेज लहर आता है और जोहरा को भी बहा के लेके चल जाती है। तो लोग गया था हंसी खुशी, लेकिन आ रहा है रोते रोते। जालपा शोक और लज्जा से भरी हुई पानी में खड़ी थी। कुछ ही क्षण तो इसीलिए क्या था, जालपा पानी में कूदी थी, लेकिन नहीं बचा पाई। कुछ ही क्षण पहले तीनों जल क्रीड़ा देखने चले थे, लेकिन मृत्यु की भीषण पीड़ा से गुजरना पड़ा। कितना आसानी से मर गया ना, एक्सीडेंट, गई पानी में गई, उसके बाद मर गई। तो ये जीवन की अनिश्चितता दर्शाता है कि आपके जो आसपास है उन लोगों का ख्याल रखो, उन लोगों से बातें करो, क्या पता कौन चला जाए, ठीक है। तो ख्याल रखो, बातचीत करते रहो, कोई चला जाएगा फिर आपको पछतावा होगा। अच्छा, तो काफी देर तक जब जालपा पानी में ही खड़ी रहती है, तब रमानाथ उसे बाहर निकलने को कहता है। अच्छा, 3 नंबर क्वेश्चन, न वह कांति थी, न वह लावण्य, न वह चंचलता, न वह गर्व। तो संकेतित व्यक्ति पहले कैसे चरित्र का स्वामी था, ठीक है। तो किसके बारे में कहा जा रहा है, न वह कांति थी, न वह लावण्य, न वह चंचलता, न वह गर्व। तो किसके बारे में कहा जा रहा है, तो जालपा के बारे में कहा जा रहा है। ससंदर्भ सहित पूरी घटना को बताइए। तो संकेतित व्यक्ति अर्थात जालपा पहले अपने रूप, पहले कैसी थी, लावण्य, वस्त्र आभूषण और शील विनय के कारण मोहल्ले में सम्मान की स्वामिनी थी। बातचीत करते रहती थी, खुश रहती थी, गहना वहना सब था, बढ़िया से सुंदर सज के रहती थी। लेकिन अब क्या हो गया, एक दिन जब रमानाथ हावड़ा की ओर गुजर रहा था, तो उसने सिर पर गंगा जल का कलश रखे जालपा को देखा। तब वह पहले वाली जालपा नहीं रही थी। अब न उसके चेहरे पर वह आभा थी, न यौवन में लावण्य, और न ही वह हिरनी जैसी चंचलता। जालपा को इस हाल में देखकर रमानाथ की छाती फट गई, बड़ा दुख हुआ उसको देखकर। 4 नंबर क्वेश्चन, जहाँ जो स्नेह मिला वह मानो आकाश से टपका था। यहाँ जो स्नेह मिला वह मानो आकाश से टपका था। यहाँ से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ से कहा तात्पर्य देवी जी और जग्गो के घर का। कौन बोल रहा है, रमानाथ। रमानाथ को तो अपने घर में तो स्नेह मिला ही था, लेकिन देवीदीन और बुढ़िया, बुढ़िया मत लिखना, जग्गो लिखना, लेकिन देवीदीन और जग्गो से जो स्नेह उसे मिला उसकी उसने कल्पना भी न की थी। रमानाथ उनके लिए गैर था, लेकिन उन दोनों के व्यवहार ने उसे कभी यह आभास ही न होने दिया। उसे लग रहा था मानो यह स्नेह देवों की कृपा से उसके जीवन में आकाश से टपका था। तो ऐसा लग रहा था रमा को, ठीक है। और ये सही भी था कि अनजान आदमी लोग को इतना प्यार कौन देता है। आदमी पाप से नीच होता है, खाने पीने से नीच नहीं होता। प्रेम से जो भोजन मिलता है वह पवित्र होता है, उसे तो देवता भी खाते हैं। तो देखो, वक्ता और श्रोता कौन है, तो वक्ता रमानाथ है, और किसको सुना रहा है, जग्गो को सुना रहा है। तो क्या हुआ था, जग्गो ने रमानाथ को भोजन बनाने के लिए एक ब्राह्मणी को रखा था। तो रमानाथ क्या बोला था कि वो एक ब्राह्मण है। तो रमानाथ के खाना बनाने के लिए जो जग्गो थी उसने एक ब्राह्मणी को रखा, कि ब्राह्मणी, उस समय छुआछूत और जाति पाति बहुत भेदभाव था। तो ये कहार जाति के हैं, निचली जाति के, SC ST कैटेगरी के आते हैं। तो इनके हाथ का खाना एक ब्राह्मण कैसे खा सकता है, उसका धर्म नष्ट हो जाएगा। तो बस यही जग्गो बोल रही थी, ताकि उसके हाथ का भोजन खाने से उसका धर्म भ्रष्ट न हो जाए,
इसी बात पर रमानाथ जग्गो से कहता है। तो रमानाथ के अनुसार छुआछूत एक संकीर्ण विचार है, बहुत छोटा विचार है छुआछूत का विचार। ठीक, अभी भी हमारे घरों में हमारे दादा दादी नाना नानी इन सब के मुंह से सुनने को मिलता ही है। ठीक है, बड़ों के मुंह से सुनने को मिलता है, और यह विचार छोटों के भी मुंह में आ जाता है। कोई कोई आपके सहेली लोग दोस्त लोग भी होंगे जो छुआछूत जाति पाति मानते होंगे। ठीक है, तो घटिया सोच तथा सामाजिक अभिशाप है। रमानाथ क्या मानता था? रमानाथ ऐसा नहीं मानता था। रमानाथ के अनुसार छुआछूत एक संकीर्ण विचार है, घटिया सोच तथा सामाजिक अभिशाप है। यह सामाजिक प्रगति में बाधक है। अगर यह विचार किसी जाति विशेष की देन है तो उन्हीं जातियों के मूल धार्मिक ग्रंथों में यह लिखा है। यह सामाजिक प्रगति में बाधक है। ये जो विचार है, यह समाज का प्रगति नहीं होने, इसमें ये बाधा बनता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यह विचार किसी जाति विशेष की देन है तो उन्हीं जातियों के मूल धार्मिक ग्रंथों में ये लिखा गया है कि परमात्मा का अंश जीवों में विद्यमान है। तो अगर कोई बोलेगा कि ये सब बात क्या है, ये सब बात धार्मिक ग्रंथ में लिखा है, तो उसमें तो ये भी बात लिखा है कि हर जीव क्या है? परमात्मा का अंश है। हर जीवों में परमात्मा का अंश विद्यमान है। तो अब वो अलग जाति छुआछूत, तुम अलग जाति कैसे हो गए? तो प्रेम और भक्ति के सामने तो देवता भी पराजित हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जहाँ प्रतिष्ठा थी वह तकल्लुफ था, दिखावा था, ईर्ष्या थी, निंदा थी। प्रस्तुत पंक्ति किसके संदर्भ में कही गई है? पंक्ति का भाव स्पष्ट करें। तो प्रस्तुत पंक्ति रतन के सामाजिक संपर्क के बारे में कही गई है। तो देखो, जहाँ प्रतिष्ठा थी वहाँ तकल्लुफ था, दिखावा था, ईर्ष्या थी, निंदा थी। तो जब रतन जो थी अपने पति के साथ थी, बड़ी खुश थी, तब उसके जीवन में क्या था? वहाँ उसके जीवन में प्रतिष्ठा थी, उसका सम्मान था। तकल्लुफ खुशी थी, ठीक है, दिखावा दे रही थी, ईर्ष्या थी, निंदा थी, बहुत कुछ था। रतन का अपने पति के कारण सामाजिक संपर्क का दायरा बड़ा था। उसका पति बहुत बड़ा वकील था। जिन लोगों के साथ उसका संपर्क था वहाँ प्रतिष्ठा तो मिलती थी, लेकिन बेतकल्लुफ का भाव न था। अपनेपन का केवल दिखावा था, पीठ पीछे वह लोगों की ईर्ष्या का कारण थी। इसके विपरीत जालपा के घर में दौलत, दिखावा और ईर्ष्या की भावना न थी। तो जहाँ पहले रहती थी वहाँ पर यही सब था, लेकिन जब जालपा के घर है तो जालपा के घर में ऐसा कुछ नहीं था। जालपा ईर्ष्या भाव नहीं थी, तो बड़ी अच्छी सहेली थी वो जालपा। ठीक है, तो लड़की लोग अगर देख रही है तो वो लोग सहेली बनाए जालपा की तरह और रतन की तरह। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो रतन और जालपा को अच्छी तरह से जानते होंगे कैसी सहेली थी। बीमार के साथ वाले भी बीमार होते हैं, उदासों के लिए स्वर्ग भी उदास है। तो बड़ा बड़ा लाइन है। ठीक है, तो बीमार के साथ वाले से किसकी ओर संकेतित किया जा रहा है? पंक्ति का भाव स्पष्ट करें तो हम लोग जानते हैं बीमार के साथ वाले से रतन की ओर संकेत किया गया है। ठीक है, रतन वकील साहब को लेकर इलाज के लिए कलकत्ता आती है। रहने को अच्छा मकान, बाग बगीचा तथा सुंदर स्थान मिल जाता है, लेकिन यहाँ भी रतन का मन नहीं लगता है। शहर के लोग इधर हवाखोरी के लिए आते थे, लेकिन रतन को यह जगह काट खाने को दौड़ती थी, क्योंकि बीमार के साथ है उसका मन भी बीमार होता है। ठीक है, आप लोग के घर में किसी प्यारे इंसान मम्मी पापा का तबीयत खराब हो जाए तो आपका मन भी क्या होता है? खराब ही रहता है। या आपका तबीयत खराब हो जाए तो मम्मी का मन क्या? मम्मी खुश रहती है? नहीं। तो यही कहा गया। तो वास्तविकता यही है कि हमारे मन की जैसी स्थिति है वैसा ही हम किसी स्थान के लिए अनुभव करते हैं। तो ये बड़ा लाइन जो बोले कि हमारे मन का जो स्थिति रहेगा वैसे ही हम लोग को संसार दिखता है। ठीक है, इतना सुंदर जगह में गई थी, वहाँ पर दूर दूर से लोग आते थे घूमने खातिर, वहाँ पर बैठने खातिर शाम में, लेकिन इसका मन वहाँ पे लगता ही नहीं था, क्योंकि इसका मन का स्थिति ठीक नहीं था। तो मन का स्थिति ठीक रहना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर संस्कारों के अनुसार आदमी को जन्म लेना पड़ता है तो मुझे विश्वास है मेरा जन्म किसी अच्छे घर में होगा। देखो, यहाँ पे मोस्ट VBI क्वेश्चन यहाँ पे कुछ नहीं है। वहाँ पर जो बताए थे कि काहे हो पानी में खड़ी हो, तो वो मोस्ट VBI था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है ही, आदमी पाप से नीच होता है, खाने पीने से नहीं। छुआछूत का विचार है, इसको खंडन करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं। 8 नंबर 11 नंबर बीमार के साथ वाले बीमार होते हैं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है थोड़ा। अगर संस्कारों के अनुसार
संस्कारों के अनुसार आदमी को जन्म लेना पड़ता है, तो मुझे विश्वास है मेरा जन्म किसी अच्छे घर में होगा। तो ये कौन बोल रहा है? तो ये वकील साहब बोल रहे हैं कि अगर उनका विश्वास किसमें है कि पुनर्जन्म होता है। ठीक है। अच्छा, ये बोल कौन रहा है? वकील साहब। और सुन कौन रहा है? तो उनका नौकर जिसका नाम टिमल है। तो लोगों का ऐसा विश्वास है कि जो मनुष्य अपने जीवन में पुण्य करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दूसरी ओर जो अपने जीवन में पाप करता है उसे नरक की प्राप्ति होती है। आप लोग में से बहुत जन इसको मानते होंगे कि अगर आप लोग अच्छे कर्म करोगे तो आपको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। अगर आप लोग खराब कर्म करोगे तो आपको नरक मिलेगा। अब ये विचार कितना सही है कितना गलत है ये तो कोई नहीं जानता है, कहीं कि मरने के बाद कोई वापस आया नहीं जो कि बता सके कि हाँ स्वर्ग मिलता है कि नरक मिलता है। ठीक है। तो लेकिन विश्वास करते हैं कि अगर अच्छे काम करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, और इस विचार से थोड़ा भला भी हो जाता है। कुछ लोग यही विचार से थोड़ा अच्छा काम कर देता है कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। ठीक है। इसी विचार से क्या करता है, थोड़ा दान पुण्य भी कर देता है, भगवान का नाम ले लेता है। ठीक है। थोड़ा पूजा पाठ कर लेता है। पूजा पाठ करने से मन को शांति मिलती है। तो जो भी है बाद में बात विचार होगा इसका। ठीक है। आगे कभी ज़्यादा इसका गहराई में नहीं जाते। इस बात में वकील साहब का विश्वास नहीं है क्योंकि वह कर्म में विश्वास करते हैं। इस बात में वकील साहब का विश्वास नहीं है। वकील साहब का विश्वास पुनर्जन्म में है। अच्छा, अगर संस्कारों के अनुसार से मनुष्य को आदमी को जन्म लेना, तो ये स्वर्ग नरक का बात इन पे विश्वास नहीं करते। इनका विश्वास किस पे? पुनर्जन्म पे है। वे कहते हैं कि अगर मेरा पुनर्जन्म हुआ तो किसी अच्छे घर में होगा क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। तो ये बहुत गहरा फिलॉसफी है। ठीक है। आदमी लोग ये बहुत सारा फिलॉसफी, ये खाली भारत का ही फिलॉसफी है ये वाला, ये पुनर्जन्म वाला। ठीक है। भारत से ही फैला था और मिस्र में भी था। तो जो फिलोसोफर लोग था वो लोग, पंडित जी लोग, इस बात का व्याख्या नहीं कर पा रहा था कि ये जो है कि अच्छा काम करने से अच्छा पुनर्जन्म, अच्छा जीवन होगा खराब जीवन होगा। तो एक सवाल आया था सबके मन में कि ये जो बचपन से ही लंगड़े लुल्ले पैदा हो रहे हैं, ये इन्होंने क्या खराब काम किया है? इन्होंने तो इस जीवन में कुछ खराब काम किए नहीं, अभी तो जन्म ले रहे हैं। ठीक है। पवित्र आत्मा है अभी, तो इन्होंने तो कुछ किया नहीं है। तो भारत धर्म के लोगों ने ये विचार दिया कि जरूर पिछला जन्म में खराब काम किया होगा, इसलिए जन्म में लंगड़ा है, इसका हाथ नहीं है, इसका पाँव नहीं है। ठीक है। बड़ा कमजोर है, क्या कि पिछला जन्म। ये बड़ा गरीब है, क्या कि पिछला जन्म में कुछ काम किया होगा, इसीलिए ये जन्म ठीक से नहीं मिला। अंबानी का बेटा, ये जो भी अंबानी है, ये इतना अमीर है, क्या कि पिछला जन्म में अच्छा काम किया होगा, इसलिए इसको अंबानी का परिवार मिला। कितना अच्छा किस्मत है यार। तो कर्म और पुनर्जन्म का एक दूसरे से जुड़े हुए कर्मों के फलों के भोग के लिए ही पुनर्जन्म होता है। तो ये क्या मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। और पुनर्जन्म क्या होता है? अगर अच्छे काम करोगे तो आपको अच्छे घर में जन्म मिलेगा, खराब काम करो तो फिर खराब घर में जन्म मिलेगा। तो ऐसा ये विचार करते, तो इसलिए बोल रहे कि अगर संस्कारों के अनुसार आदमी को जन्म लेना पड़ता तो मुझे विश्वास है कि मेरा जन्म किसी अच्छे घर में होगा। ये सबको लगता है कि हमने अच्छा काम ही किया है जिंदगी में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधाता को संसार ने दयालु, कृपालु, दीनबंधु और न जाने कौन कौन सी उपाधियां दी है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसको समझते हैं। मैं कहती हूँ उससे निर्दयी, निर्मम, निष्ठुर कोई शत्रु भी नहीं हो सकता। कितना गहरा लाइन है, कितना भयानक लाइन है। ठीक है। जो लोग पूजा पाठ करते होंगे वो गालियां देंगे ये लाइन सुनकर कि देखो यहाँ पे क्या बोला है। ये वक्ता कौन है? तो ये वक्ता कौन है? रतन है। ठीक है। रतन क्या बोल रही है कि लोग न जाने भगवान को क्या क्या बोलते रहते हैं। भगवान दयालु है, कृपालु है, दीन बंधु, जो दीन है, जो असहाय है, उनके जिसका कोई नहीं है उसका भगवान होता है। ये सब मनुष्य क्या करते हैं? ये सब इतना सारा बात मान के रखे हैं, लेकिन यहाँ पे रतन जो कह रही है बोले उससे निर्दयी, उससे निर्मम, उससे निष्ठुर शत्रु भी नहीं है। जितना निष्ठुर, जितना निर्दयी ऊपर वाला है। यहाँ पे एकदम उल्टा बात कह रही है रतन। और क्यों कह रही है? आप लोग गवन पढ़े होंगे अच्छे से तो आप लोग को पता होगा। तो वक्ता वकील साहब की पत्नी रतन है। रतन को यह आभास हो जाता है
कि वकील साहब का अंत समय आ चुका है। बेचारी अभी अभी तो 5 साल हुआ था बेचारी का शादी हुआ, वो क्या करेगी। ऐसी स्थिति में वह सोचती है कि लोग विधाता को न जाने कितनी उपाधियों से विभूषित करते हैं। उनका विश्वास है कि विधाता हमारा भला करता है, लेकिन रतन को लगता है कि उसके लिए विधाता इतना क्रूर है कि उसके कोई निर्मम शत्रु भी इतना कठोर नहीं हो सकता है। तो रतन के साथ बहुत बुरा हुआ भी, ठीक है। तो हमारी स्थिति के अनुसार भी हम भगवान पर विश्वास करते हैं। अगर भगवान कुछ इच्छा पूरा नहीं होता तो हम लोग बोलते हैं भगवान नहीं है, कुछ पूरा हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं हाँ भगवान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने तुम्हारे जीवन का सर्वनाश कर दिया, क्षमा करना। सर्वनाश करने के बाद बोल रहा सॉरी, ठीक है। तो बहुत जन गलती करने के बाद बोलता है सॉरी। सॉरी बोलने के तुम्हारा गलती ठीक हो जाएगा? नहीं। तो वक्ता कौन है? तो वक्ता है कथन का आशय स्पष्ट करे तो ये कौन बोला जीवन सर्वनाश कर दिया? सॉरी। सॉरी बोले थे वकील साहब, जब वो मर रहे थे तब बोल रहे हैं। अभी इनको ख्याल आ रहा है, इनको लगता कहा था कि अगर अच्छा से रहेंगे तो ज़्यादा दिन तक जी सकते हैं, इसलिए चाय वाय नहीं पीते थे, बड़े अच्छे से रहते थे, लेकिन फिर भी मर गए। तो वकील साहब को अंतिम समय में इस बात का पछतावा होता है कि उन्होंने बेमेल विवाह करके रतन के जीवन का सर्वनाश कर दिया है। वे तो रतन के साथ एक पति का उत्तरदायित्व भी न निभा सके। उनके मरने के बाद न जाने रतन के जीवन का क्या होगा। यह सब सोचकर वे अपनी गलती के लिए रतन से क्षमा मांगते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। सागर के हिलोरे का कहाँ अंत होता है? कौन बता सकता है? अथवा ध्वनि कहाँ वायु मग्न हो जाती है? कौन जानता है? ध्वनि कहाँ वायु मग्न हो जाती है, कौन जानता है? अथवा मानवीय जीवन उस हिलोर के सिवा, उस ध्वनि के सिवा और क्या है? तो इस लाइन का बताना है। वक्ता कौन है, ये कौन बोल रहा है? तो ये रतन बोल रही है। काहे इसका मन स्थिति क्या है? तो अभी नया नया उसका पति मर गए हैं, ठीक है। तो मर गए तो उनके बाद इसके दिमाग में चलता है कि ये जीवन कितना अनिश्चित है। लहर कहाँ उठा कहाँ खत्म होता, कौन बता सकता है? लहर उठा खत्म हुआ, हम बोल रहे हैं, ये जो आवाज़ है कितना दूर जाके खत्म हो जाता है अपने आप, ये तो अनिश्चित है। जाएगा आवाज़ जाते 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 कुछ दूर बाद क्या होगा, सुनाई नहीं देगा। तो सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो कुछ दूर बाद सुनाइए नहीं देगा तो क्या ही कहा सकते हैं। तो इससे ऐसा ही हम लोग का जीवन भी है कि लहर उठा खत्म, बुलबुला उठा फूटा, कब फूटेगा कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो वक्ता रतन है। रतन के देखते देखते वकील साहब इस दुनिया से चल बसे। रतन के मन को यह विश्वास ही न हो रहा था कि उसके जीवन की इतनी बड़ी घटना इतनी शांतिपूर्वक संपन्न हो। उसे लगता है कि मानव जीवन सागर की लहरों ध्वनि की तरह ही है, कब कहाँ उसका अंत होगा कोई नहीं जानता। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब द्वार पर कोई रक्षक न था, इसलिए वह सजग रहती थी। तो वहां से कौन संकेतित है? तो वहां से रतन संकेतित है। रतन के जीवन रूपी द्वार पर अब तक वकील साहब रक्षक की तरह बैठे थे, ठीक। तो किसी भी बाहरी जीवन से कोई खतरा न था, लेकिन वकील साहब की मृत्यु के बाद उसका जीवन रूपी द्वार सूना हो गया था, इसलिए यह विशेष रूप से सजग रहती थी कि उसके जीवन में किसी अवांछित का प्रवेश न हो जाए। तो जब भी अगर हमारे पापा हैं तो हम लोग एक सुरक्षा कवच महसूस करते हैं कि हाँ हमें डरने की बात नहीं है, पापा है, मम्मी है, ठीक है। पर जिन आप लोग बहुत जन हैं यूट्यूब चैनल पर, तो इनमें तो से कोई अभागा तो होगा ही जिसके मम्मी पापा गुजर चुके हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर जो है एक तरह का साया नहीं रहता है, ठीक है। एक सुरक्षा कवच गायब हो जाता है। तो वैसे ही इसका भी रतन कभी ये क्या था, सुरक्षा कवच ही था। तो क्या हुआ, सुरक्षा कवच गायब हो जाता है। तो इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा ही मिलनसार हंसमुख कार्यकुशल, किसके बारे में कहा जा रहा है? संबंधित व्यक्ति की चारित्रिक विशेषताओं को लिखो। तो बड़ा ही मिलनसार था, हंसमुख था, कार्यकुशल था, कार्य करने में बड़ा बढ़िया कौन था? तो जी हाँ, इस कहानी का विलन इंदुभूषण नहीं, इंदुभूषण तो वही वकील साहब थे।
तो यहाँ वकील साहब के भतीजे मणिभूषण के बारे में कहा जा रहा है, मणिभूषण बड़ा ही मिलनसार, हंसमुख और कार्यकुशल था, लेकिन यह उसका बाहरी रूप था, भीतर से वह धूर्त था, बड़ा ही बदमाश। वकील साहब की मृत्यु के बाद 1 ही महीने में उसने वकील साहब के परिचितों तथा वकीलों से मेलजोल बढ़ा लिया। इतना ही नहीं, उसने बैंक से वकील साहब के 20,000 रुपये भी निकाल लिए। महाराज और महरी को भी उसने मिला लिया। अब उसकी मंशा थी कि वकील साहब की जायदाद को बेचकर सारा धन अपने कब्जे में कर लें। अंत में वो सफल भी हो गया। ठीक है, तो ये था हम लोग का विलन मणिभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। खटिक हो या चमार हो, तो ये उधर एक जो क्वेश्चन था उससे मिलता जुलता है। खटिक हो या चमार हो, लेकिन हमसे और तुमसे 100 गुना अच्छे हैं। अगर यह नीच होते तो हम इनसे कहीं नीच है। तो ये वाक्य कौन बोल रहा है, वक्ता कौन है, श्रोता कौन है, और ये वाक्य कब कहा जा रहा है, आशय स्पष्ट करो। तो वक्ता जालपा और श्रोता उसका रमानाथ का छोटा भाई गोपी है। ठीक है, तो गोपी जब जाता है कोलकाता तो वो देखता है कि उसका भैया जो है ये किसका, कहार के घर में रह रहा था, खट्टिक के घर में रह रहा था। तो छोटे जात के होते हैं, ठीक है, ऐसा कहना नहीं चाहिए। इनको छोटे जात में बड़े जात के लोगों ने ही इनको दबा के रखा था, इसीलिए था। तो इनमें गलती बड़े लोगों की है। ठीक है, वो लोग पढ़ाई में पीछे हैं तो इनकी गलती है बड़े लोग। ठीक है, तो लोग जानते हैं जो एसटी कैटेगरी के आते हैं, एसटी। ठीक है, तो जो एसटी कैटेगरी के आते हैं उन लोगों को कहा जाता है ये पिछड़ा हुआ जात। और इनको पिछड़ा हुआ रखने में जो अन्य जातियां हैं उनका ही बड़ा हाथ है। तो वो लोग अगर पढ़ने में, उनसे पढ़ाई को छीन कर रखा गया, उनसे बहुत कुछ चीज़ों को छीन कर रखा गया था, इसलिए वो डेवलप नहीं कर पाए। और आज भी देखना, वो लोग बहुत ही अलग से एरिया में रहते हैं, छोटा छोटा घर, एरिया बहुत ही क्या होता है, एरिया को, जिस एरिया को हम लोग बोलते हैं कि उस एरिया में मत जाना, उस एरिया में रहते हो, बहुत ख़राब एरिया है। ठीक है, तो ऐसा उनको बनाने में लाखों हजारों सालों का भारत का इतिहास रहा है। भारत के समाज का गलती है उन लोगों के पिछड़ेपने में। ठीक है, लेकिन जो हजारों सालों से इतना पिछड़े रहे हैं, ये डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों से बस ये कितना साल हो रहा है, वही 60-70 साल हो रहा है इन लोगों को आगे आने का मौका दिया गया है। तो हजारों साल का गलती 60-70 साल में अभी तो नहीं सुधरेगा। जो महात्मा गांधी हमारा स्कूल है, तो उस स्कूल में ऐसे ही कैटेगरी के बच्चे आते हैं, फिर स्कूल का नाम खराब देता है कि महात्मा गांधी स्कूल खराब है। ठीक है, तो महात्मा गांधी स्कूल खराब है तो उन बच्चों की गलती नहीं है, पूरे भारतीय समाज की गलती है, हजारों साल के भारतीय समाज की गलती है। तो ये जो वक्ता जालपा है तथा श्रोता रमानाथ का छोटा भाई गोपी है, जब गोपी देखता है कि रमानाथ एक खटिक के यहाँ ठहरे थे तो उसे यह बुरा लगता है। जालपा उसे कहती है कि ये चाहे किसी भी जाति के हों, लेकिन हमसे तुमसे 100 गुने अच्छे हैं। जालपा उसको डांटती है, कहती है कि किसी भी जाति के हो, ये जाति नहीं देखा जाता है, उनके मन का स्वभाव देखा जाता है, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इन्होंने एक परदेसी को अपने घर में 6 महीने तक ठहराया। जो ऊंची जाति के लोग हैं, क्या वो ऐसा करते हैं? नहीं करते। ऊंची जाति के लोगों को इसमें हम लोग दिखे हैं, कौन है? तो वो दरोगा साहब देखे कैसे हैं, ऊंची जाति के लोग ही है, उनका स्वभाव हम लोग जानते ही है कैसे है। अब ये नहीं है कि हर वैसे लोग वैसे दरोगा साहब की तरह होंगे, अच्छे भी होते हैं। और खिलाया पिलाया, तो उनको 6 महीने ठहराया, खिलाया पिलाया। इतनी हिम्मत और सहृदयता तो हमारे अंदर भी नहीं है। अगर तुम इन्हें नीची जाति का कहते हो तो हम इनसे कहीं ज़्यादा नीच है। व्यक्ति जाति से नहीं बल्कि अपने कर्म से ऊंचा या नीचा होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, किसी को खराब कहने से पहले सोच लेना। ठीक है, कि उसके खराब होने में क्या आपकी भागीदारी नहीं है, आपके पूर्वजों की भागीदारी नहीं है। उनको मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था, चप्पल पहनने नहीं दिया जाता था। ठीक है, पढ़ाई किताब छूले तो क्या कहा जाए, गांव से दूर रखा जाता था उनको, गांव से बाहर रहो तुम लोग।
तो याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 23 नंबर, उसके सामने एक जटिल समस्या थी। तो उससे मतलब किसके सामने, और जटिल समस्या क्या थी? तो उसके से जालपा से संकेतित है। जालपा के सामने जटिल समस्या यह थी कि रमा को दलदल से कैसे निकालें। बड़ी खतरनाक समस्या थी, ठीक है। आप लोग एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, ठीक है। ये जो हम क्लास करवाएंगे उसमें भी सिचुएशन बताएंगे ही, और अभी आप लोग सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि आप लोगों को, तो आप लोगों को एक ऑप्शन देते हैं, ठीक। आप लोग रेल लाइन चला रहे हैं, आप लोग ट्रेन चला रहे हैं, ट्रेन चला रहे हैं, सामने में दो पटरी, एक इस तरफ गया है और एक इस तरफ गया है। और इस तरफ क्या है, इस तरफ 10 लोग, इस तरफ ट्रेन नहीं जाता है, ठीक है। इस तरफ ट्रेन जाता नहीं है नॉर्मली। इस तरफ 10 लोग ऐसे हैं, मान लीजिए कि आप लोग ट्रेन दोनों तरफ ले जा सकते हैं, ठीक है। दोनों तरफ ट्रेन ले जा सकते हैं। इस तरफ 10 लोग ऐसे हैं जो क्या है, जिनको आप नहीं चिनते हैं। वो लोग आराम से बैठे हैं, उनको पता है कि यहाँ से तो ट्रेन आता नहीं है, इसलिए वो वहाँ पे बैठे हैं। और यहाँ पर आपके कोई जान पहचान का एक आदमी है, ठीक है, जिससे आप मोहब्बत प्यार करते हो, माने आपके घर का भी कोई सदस्य हो सकता है, ठीक है। और इधर क्या है, 10 ऐसे अनजान लोग हैं जिनको आप नहीं पहचानते हैं। अब आपके पास सिचुएशन ये है, ब्रेक है ही नहीं, ठीक है, ब्रेक फेल है, ट्रेन का ब्रेक फेल है। आपको ट्रेन या तो इस तरफ लेके जाना है, आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो बाएं तरफ 10 लोगों का जान, या तो आपके इस तरफ जो एक आपके प्रिय इंसान का जान, ठीक है। तो किसी प्रिय इंसान को रख लीजिए। तो आप लोग ट्रेन कहाँ लेके जाइएगा, बाएं तरफ या दाएं तरफ, ठीक है। ये सिचुएशन है। ऑफलाइन क्लास में हम क्या बोल दिए थे कि मान लो कि ये जो प्रिय इंसान है, लड़की लोग हैं, तो उनको क्या बोले थे कि मान लो ये जो प्रिय इंसान है ये तुम्हारे पापा है। अब एक बच्ची क्या वैसे उसी टाइम रोने लगी, पापा को हम मारेंगे, बड़ी अजीब सी थी, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन हुआ। तो अब देखिए कि इस सिचुएशन में क्या हुआ, वो जो थी क्लास की, वो इस सिचुएशन को सोच के क्या हुई, रोने लगी। और जालपा के सामने ये सिचुएशन थी, हालांकि वो ट्रेन नहीं चला रही थी, लेकिन उसके हाथ में दोनों का जान था। 10 ऐसे लोग जो कि जालपा के पहचान के नहीं थे, और एक ऐसा आदमी जिसको जालपा बहुत प्यार करती थी, ठीक है। तो जालपा के सामने अब ये समस्या कैसी थी, अगर इन 10 को बचाएगी, जाके जज साहब से बोल देगी 10 लोग क्या है, बेगुनाह है, तो इसको क्या होगा, जेल हो जाएगा कि तुमने झूठी गवाही क्यों दी, तुमने ये क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, इसको जेल हो जाएगा, इसका प्रिय इंसान को जेल हो जाएगा। अगर ये इसको बचाती तो ये लोग को जेल हो जाएगा, ये लोग मर सकता है, ठीक है। दिनेश को तो फांसी होगा। तो उसके सामने संकट है, तो इसका जवाब देना आसान नहीं है, ठीक है। और जवाब भी आप दीजिएगा तो किसको बचाइएगा, पापा को बचाइएगा, अपना प्रिय इंसान को बचाइएगा, 10 लोग बाहर में जाए, माने ऐसा ही होता है, ऐसा ही आप लोग सोचेंगे, इसमें कोई बात नहीं। हम लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि पूरा दुनिया बाहर में जाए, पूरा दुनिया का लोग मर जाए, लेकिन हमारे जो प्रिय इंसान है, जो आसपास के लोग हैं, वो सब सुरक्षित रहे। हम लोग ऐसा भी काम ना कर सकते हैं। अगर वह उसे निकाल भी लेती है तो जीवन भर वह सबकी नजरों से गिर जाएंगे, समाज में किसी का मुंह नहीं दिखा सकेंगे। उसने जो झूठी गवाही दी है उसमें बेगुनाहों का खून जिम्मा भी उसी पर होगा। इस प्रकार की अनेक समस्याओं को सुलझाना जालपा के लिए एक जटिल समस्या थी। तो जालपा के सामने ये जटिल समस्या मत लिखना, ये जो लिखा हुआ है, जालपा के सामने जटिल समस्या थी कि अगर वो जज साहब को सही से सब बता देगी तो 10 लोग तो बच जाएंगे, लेकिन उसके पति रमानाथ को जेल हो जाएगा। अगर कुछ नहीं कहती है जज साहब को तो रमानाथ तो बच जाएगा, लेकिन इन सबको जेल हो जाएगा। तो ये करे तो क्या करे, ठीक है। तो ये इसके सामने बड़ी जटिल समस्या थी। आज 2 महीने से राजसी भोग विलास में डूबा हुआ है, या जब तक वह पराश्रित था, दरिद्र था, उसकी विलासेंद्रिय मानो मूर्छित हो रही थी। इन शीतल झोंकों ने उन्हें फिर से सचेत कर दिया। तो यह कौन है, किसके बारे में कहा जा रहा है, तो रमानाथ के बारे में कहा जा रहा है। जब वो कलकत्ता में था, तो कलकत्ते में जब तक रमानाथ डकैती वाले मुकदमे में सरकारी गवाह नहीं बना था, वह देवी दिन पर आश्रित था, तब तक उसकी सारी इच्छाएं सोई हुई थी।
लेकिन तो जब वो देवी दिन के साथ था तो वो कुछ करता था? कुछ नहीं, घर में पड़ा रहता था। लेकिन जैसे सरकारी गवाह बना, उसका जीवन भोग विलास वाला आया, तो रहने को सुंदर बंगला मिला, सेवा के लिए सेवक, सवारी के लिए मोटर, भोजन बनाने के लिए कश्मीरी बावर्ची, सब कुछ उपलब्ध हो गया। तो उसका स्वभाव बदल गया पूरा, ठीक है। तो रोज पीने लगा, रोज मस्ती वस्ती, एकदम शिकार पे जाना, खेलना, वो सब करने लगा, ठीक है। इस भोग विलास जीवन से अब उसकी विलासिता की इंद्रिया को फिर से सचेत कर दिया। तो ये वही लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मेरी जुबान में इतनी ताकत होती, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मेरी जुबान में इतनी ताकत होती कि सारे देश में उसकी आवाज पहुंचती, तो मैं सब स्त्रियों से कहती, बहनों, किसी सम्मिलित परिवार में विवाह मत करना, और अगर करना तो तब तक अपना घर अलग, जब तक अपना घर अलग न बना लो, चैन की नींद मत सोना। अथवा परिवार तुम्हारे लिए फूलों की सेज नहीं, कांटों की सैया है, तुम्हारा पार लगाने वाली नौका नहीं, तुम्हें निगल जाने वाला जंतु है। ये किसका वाक्य है? तो ये रतन का वाक्य है। आप लोग को पता है ऐसा क्यों बोल रही है वो? तो वकील साहब की मृत्यु के बाद रतन को पता चला कि अब वकील साहब की जायदाद उसकी ना रही, उस पर सारे परिवार का अधिकार नहीं, माने इस पर उसके परिवार का अधिकार है, और इसका अधिकार नहीं। आप लोग बना के लिख लीजिएगा। इतना ही नहीं, जब वकील साहब के भतीजे ने रतन से साफ शब्दों में कह दिया कि रतन का वकील साहब की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं, वह केवल गुजारे की रकम पा सकती है, यह सुनकर वह आसमान से सीधे जमीन पर आ गिरी, ठीक है। अगर वकील साहब संयुक्त परिवार से न जुड़े होते तो रतन का यह हाल न होता। अगर वो संयुक्त परिवार में नहीं रहते तो उसका वो हाल नहीं होता। अगर अलग हो गए थे तो सारा संपत्ति उसको होता। इन्हीं कारणों से वो संयुक्त परिवार का विरोध करके स्त्रियों को सचेत करना चाहती है कि कभी किसी संयुक्त परिवार में विवाह न करना। संयुक्त परिवार जीवन की नौका पार लगाने वाला चप्पू नहीं, बल्कि वो भयानक जंतु है। जीवन की नौका पार लगाने वाला जंतु नहीं, बल्कि वो भयानक जंतु है जो स्त्री को निगल जाता है। तो ये उसके क्या है? सम्मिलित परिवार है, जॉइंट फैमिली, इस पे इसका विचार है। आजकल की लड़कियां भी जॉइंट फैमिली में रहना नहीं चाहती है, काहे कि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जॉइंट फैमिली में कितना 7, 8, 10 मेंबर होते हैं। 10 मेंबर का रोटी बनाना, एक जन मान लो 3 रोटी भी खाए तो 30 रोटी, इतना काम कौन करेगा? उसके बाद 10 जोन, एगो थरिया में रोटी रखने का, एगो में सब्जी रखने का, एगो में अलग अलग, तो इतना सारा बर्तन हो जाएगा, कौन धोएगा इतना सारा काम? इसलिए काम के बहाने ये तो यहाँ पे दूसरा बात के लिए क्या कर रही है, जॉइंट फैमिली से अलग होने के लिए बोल रही है। लेकिन आजकल के लड़के काम नहीं करने के बहाने वो लोग क्या करती है, जॉइंट फैमिली से अलग हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। और पुरुष लोग भी खर्चे से बचने के लिए, काहे कि जब 2 भाई होता है तो एक ठीक से कमाता है, एक ठीक से नहीं कमाता है। अब जो ठीक से कमाता है वो ज़्यादा पैसा देता है घर चलाने के लिए, जो ठीक से नहीं कमाता है वो कम पैसा देता है घर में चलाने के लिए। जो कम पैसा दे रहा है घर में, माने जो ज़्यादा पैसा दे रहा है चलाने के लिए, तो उसका पत्नी जो है रोज़ सिखाती है, तुम काहे इतना ज़्यादा पैसा देते है चलाने के लिए, चल अलग होते। तो पत्नी बोलते अब जो नया विवाह होता है तो पत्नी देवी की रूप होती है। जैसे हम लोग इसका भी पढ़े थे स्टार्टिंग में, रमा का, कि रमा भी इसको क्या मानता था, जालपा को बहुत मानता था, फूलों की देवी बनाया था, क्योंकि उसका गहना चुराने वाला था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। उसके प्रति अब उसे क्रोध न था, द्वेष न था, दया भी न थी, केवल उदासीनता थी। तो ये किसका लाइन है? उसके मर जाने की सूचना पाकर भी वो शायद न रोती। तो ये किसका लाइन है? यहाँ किसकी मन स्थिति के बारे में बात हो रहा है? और इस पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट करें तो यहाँ जालपा की मन स्थिति के बारे में कहा जा रहा है। जालपा के लाख समझाने के बावजूद रमानाथ अपने को सरकारी गवाही से अलग नहीं कर पाता है। इसके पीछे रमानाथ की कायरता थी। जब जालपा को पता चलता है कि रमानाथ कितना बड़ा अवसरवादी तथा धन का लालची है, रमानाथ के इस व्यवहार से जालपा को अब रमानाथ पर क्रोध या दया नहीं आती। वह उसकी ओर से पूरी तरह उदासीन हो जाती है कि अगर उसके मरने की सूचना मिलती
तो भी उसकी आंखों से आंसू न निकलते। ठीक है। इसके बाद, बहन मैं खुद मर जाऊंगी पर उनका अनिष्ट मुझसे न होगा, न्याय पर उन्हें भेंट नहीं कर सकती। तो वही ट्रेन वाला सिचुएशन है कि कुछ भी हो जाए, चाहे वो जो सवाल जो जवाब देने वाला है वो बोले कि हम खुद ही मर जाएंगे, लेकिन दोनों को नहीं मरने देंगे, तो ये ऑप्शन नहीं है आपके पास, खुद मरने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है। तो ये भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मैं खुद मर जाऊंगी लेकिन न्याय करने जाऊंगी तो न्याय तो हो जाएगा, लेकिन न्याय पर किसका भेंट चढ़ रहा है, उसके पति रमानाथ का, तो ये मुझसे नहीं होगा। ये कौन कह रहा, तो वक्ता और श्रोता कौन है, यह किसने किसके बारे में कहा था, ससंदर्भ स्पष्ट कीजिए। तो वक्ता जोहरा, तो जब जोहरा रमानाथ को सारा बात बता रही है, तो जालपा ने जोहरा से कहा था, जोहरा ने रमानाथ से कहा। आप लोग यही वाला वाक्य लिख दीजिएगा, जालपा को जोहरा को जालपा ने बताया था और जोहरा रमानाथ को बता रही है। ठीक है, सुन रहा है रमानाथ, ऐसा लिख देना। ठीक है, कहे कि यहाँ पे वक्ता कौन है, तो यह जालपा ने जोहरा से अपनी व्यवस्था बताते हुए कहा, एक तरफ वह चाहती थी कि कोर्ट में रमानाथ का पोल खोल दे ताकि वह झूठी गवाही दे रहा है, दूसरी तरफ से वह भी भय है कि भेद खुल जाने पर कहीं रमानाथ को सजा न हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो उसका अपनी जीवन की तबाही हो जाएगा, तो उसका अपना ही जीवन का तबाही हो जाएगा। जालपा को अपने से ज़्यादा चिंता रमानाथ की है, वह अपनी बर्बादी देख सकती है लेकिन रमानाथ को न्यायिक व्यवस्था की भेंट नहीं चढ़ सकती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शतरंज की समस्या हल करने पर रमानाथ को कितने रुपए मिले थे। बुढ़िया जग्गो ने उससे उन रुपयों के बारे में क्या सलाह दी। तो शतरंज के समस्या हल करने पर रमानाथ को 50 रुपये मिले थे। बुढ़िया जग्गो ने कहा कि 50 रुपये मुझसे और ले लो और चाय का पतीला रखा हुआ है, चाय की दुकान खोल लो। ठीक है। पंडित इंदुभूषण ने वसीयत लिखवाने की बात की तो रतन पर उसका क्या असर पड़ा था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वसीयत लिखवाने के बाद सुनकर रतन को ऐसा लगा कि जैसे एक शीतल तीव्र बाण रतन के पैर से घुसकर सिर से निकल गया, मानो उसकी देह के सारे बंधन खुल गए, उसके मस्तिष्क के सारे परमाणु हवा में उड़ गए, मानो नीचे से धरती निकल गई और ऊपर से आकाश निकल गया, ऐसा उसको मालूम हुआ था और बहुत रोने लगी थी फूट फूट कर। तो मरणासन पति को देखकर रतन के मन में कौन कौन से भाव उठ रहे थे। मरणासन पति को देखकर रतन के मन में पश्चाताप हो रहा था। पश्चाताप अच्छा हाँ, पश्चाताप हो रहा था। वह मन में विचार कर रही थी कि मैंने कभी इनके हृदय के समीप जाने की चेष्टा नहीं की। तो वो पश्चाताप कर रही थी कि मैंने कभी इनको जानने की चेष्टा नहीं की, मैं तो हमेशा गहनों वहनों में भी रहा करती थी, खाली इनको तो पैसा एटीएम समझ के रखी थी, खाली एटीएम निकालती थी पैसा बस। तो कभी प्रेम की दृष्टि से नहीं देखा, अपने घर में दीपक न जलाकर दूसरों के उजाले घर का आनंद उठाती फिरती, मनोरंजन के सिवा मुझे कुछ और नहीं सोचता था। तो ये दूसरा घर में घूमते रहते थे उधर उधर। ठीक है। तो पति की मृत्यु के बाद रतन का दिन कैसे व्यतीत होता था। पति की मृत्यु के बाद प्रायः सारा दिन भतीजे मणिभूषण के साथ गुजारती थी। उसे खाने पीने घर बार की कोई सुध नहीं थी। अपने बीते समय को याद कर उसकी आंखों से आंसू बहते थे। आगे उसका जीवन का निर्वाह कैसे होगा, इसी बारे में वह सोचती रहती थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी गवाह बनने के बाद रमानाथ के रहन सहन में क्या अंतर आ गया। तो सरकारी गवाह बनते ही रमानाथ राजसी भोग विलास में जी रहा था। रहने के लिए सुंदर बंगला, सेवा टहल के लिए चौकीदार का दल, भोजन पकाने के लिए कश्मीरी बावर्ची, इतनी सारी सुख सुविधाएं उसे मिल गई थी। जब रतन ने मणिभूषण द्वारा संपत्ति बेचने का विरोध किया तो उसने क्या जवाब दिया। तो रतन द्वारा संपत्ति बेचने का विरोध करने पर मणिभूषण ने कहा कि सम्मिलित परिवार में विधवा को अपने पति की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। चाचा जी और मेरे पिताजी में कभी अलगोजा नहीं हुआ। अगर चाचा जी अपनी पत्नी को संपत्ति देना चाहते तो वो जरूर कोई वसीयत लिख कर लेके जाते। तो जीवन निर्वाह के लिए रतन ने अपने मन में क्या निश्चय किया। जीवन निर्वाह के लिए रतन ने अपने मन में निश्चय कर लिया है कि संसार में लाखों स्त्रियां मेहनत मजदूरी करके अपने जीवन का निर्वाह कर रही है, क्या मैं कोई काम नहीं कर सकती। क्या मैं कपड़ा नहीं सीख सकती, किसी चीज़ की छोटी मोटी दुकान नहीं रख सकती, लड़के भी पढ़ा सकती हूँ। यही होगा ना, लोग हंसेंगे मगर मुझे उस हंसी का कोई परवाह नहीं है। वह मेरी हंसी नहीं है, अपने समाज की हंसी है। समाज कैसा समाज है, ठीक है, वो हंसेंगे, खाने को तो नहीं देंगे, खाने के लिए तो कुछ करना ही होगा। रमानाथ जब जग्गो के लिए सोने की चुड़िया लेकर आया तो जग्गो पर उसका क्या असर हुआ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो रमानाथ द्वारा जग्गो की सोने की चुड़िया दिए जाने पर उसने चुड़िया उठाकर जमीन पर पटक दी और आंखें दिखाते हुए कहा कि जहां इतना पाप समा सकता है वहां 4 चुड़ियों की जगह नहीं है, मतलब जहां तुम ही रखो इस 4 सोने की चुड़िया।
भगवान की दया से बहुत चूड़ियां पहन चुकी हूँ, और अब भी शेर दो शेर सोना पड़ा होगा, उस कोख में आग लगे जिसने तुम जैसे कपूत को जन्म दिया। इतना गहरा कुछ साल बाद बोली। तो जोहरा कौन थी? जोहरा की किस बात पर रमानाथ भाव विवल हो उठा? तो जोहरा एक वेश्या थी। ठीक। जब दगा न देने के सवाल पर जोहरा ने रमानाथ से कहा, तो रमानाथ पूछ रहा था दगा तो नहीं दोगी? तो जोहरा ने बोला अभी निकाह पढ़ा लो, निकाह नहीं तो सवाल, अभी विवाह कर लो, निकाह के नाम से चिर हो तो विवाह कर लो। इसके सिवा मैं अपने प्रेम का क्या सबूत दे सकती हूँ? मैंने ये मुस्लिम थी तो मुस्लिम से हिंदू भी बन सकती थी, उसके लिए शादी विवाह कर गया। रमानाथ को लगा कि जिस पर बड़े बड़े रईस फिदा है वह मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के लिए इतना बड़ा त्याग करने को तैयार है। यह सोचकर भी वह भाव विहल हो गया। दिनेश कौन था? जालपा उसके घर में क्या कर रही थी? तो दिनेश डकैती के मुकदमे में अभियुक्त था, जिसको फांसी हो चुकी थी नहीं, जिसको फांसी की सजा सुनाई गई थी, हुआ नहीं था फांसी। जालपा रमानाथ के किए गए कृत्य को प्रायश्चित करने के लिए उसके घर पर रहकर सारा काम कर रही थी। लोगों से चंदा मांग कर उसकी माँ, पत्नी, बच्चों का भरण पोषण करती थी। जालपा ने उसके घर जाकर उन्हें नई जिंदगी दी, क्योंकि दिनेश के सभी सगे संबंधी तथा सब साथी उसके परिवार से मुंह तोड़ चुके थे। ठीक है, गरीब था बेचारा, मास्टर था, होगा मेरे तरह मास्टर। ठीक है, जोहरा ने जालपा को अपने परिचय में क्या बताया? तो ठीक है, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कराओ थोड़ा, और 1000 हो जाना चाहिए इस महीना। क्या कर रहे हो? 500 भी कंप्लीट नहीं हुआ, और फरवरी का मेरा टारगेट था 1000 सब्सक्राइबर का, हो जाना चाहिए। अभी एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो शायद और वीडियो बनाए तो हो जाए। ठीक है, अब ये लंबा लंबा वीडियो बन जा रहा है, कौन देखेगा इतना लंबा लंबा वीडियो, 1 घंटा का वीडियो। तो जोहरा ने जालपा को अपने परिचय में बताया कि वह मुंगेर की रहने वाली है और वहाँ की मुस्लिम औरतों के साथ मिलती जुलती रही है। शायद इसलिए उसकी बात तथा व्यवहार से मुसलमान होने का भ्रम होता है। तो जोहरा ने जालपा को अपने परिचय के बारे में क्या होता है, तो उसने बताया कि मैं मुंगेर की रहने वाली हूँ, बंगाली मुस्लिम हूँ, हिंदी आती है। डकैती वाले मुकदमे में अदालत में ने रमानाथ के बारे में क्या फैसला सुनाया? तो डकैती वाले मुकदमे में अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो सुनाते हुए कहा कि रमानाथ ने अपनी प्राण रक्षा के लिए पुलिस का आश्रय लिया। जब उसे पता चलता है कि मुकदमा झूठा है तो उसने अपना बयान वापस ले लिया, लेकिन रमानाथ धमकियों में आ गया। वह उसकी दुर्बलता अवश्य है, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए वो क्षम्य है, माने वो क्षमा के योग्य है, इसलिए अदालत रमा को बरी करता है। ठीक है, जिस दिन डकैती वाले मुलजिमों को छोड़ा गया उस दिन क्या हुआ? तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम दे दिए काहे कि इसमें जालपा देवी की जय है। ठीक है, तो उत्तर, जिस दिन डकैती वाले मुकदमे के मुलजिमों को छोड़ा गया सारा शहर उसका स्वागत करने के लिए आया था। हालांकि उन्हें रात के 10 बजे छोड़ा गया, फिर भी लोग जमा थे। जालपा और देवी दिन भी वहाँ थे। लोग जालपा देवी की जय जय के नारे लगा रहे थे, उस पर फूल बरसा रहे थे। तो आप लोग भी बोलिए जालपा देवी की जय हो। ठीक है, तो उसके बाद देखो 64 नंबर क्वेश्चन, रमानाथ के बड़ी हो जाने के बाद देवी दिन ने अपने आगे की ज़िंदगी कैसे गुजारी? अब बस और 2 क्वेश्चन है, इससे शॉर्ट क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। हम लोग भैया इतना ज़्यादा क्वेश्चन क्यों देता है? अरे सजेशन में और ज़्यादा है, किताब में और ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, पूरा किताब ही पढ़ना होगा, ये तो बहुत कम है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बोले वो तो पढ़ ही लेना। रमानाथ के बड़ी हो जाने के बाद देवी दिन ने अपने आगे की ज़िंदगी कैसे गुजारी? तो रमानाथ के बड़ी हो जाने के 3 साल के बाद देवी दिन ने प्रयाग के पास ज़मीन ली, उसमें बाग लगाया, खेती की, गाय भैंस खरीदकर अपने काम में लगकर सुख शांति की जिंदगी गुजारने लगा। जग्गो भी उसके साथ रहकर देवी दिन को पूरा सहयोग करने लगी। ठीक है, उसके बाद रतन का अंत किस प्रकार हुआ? रतन की मृत्यु के बाद जोहरा का क्या हुआ? लगातार दुख, परेशानी तथा गिरते स्वास्थ्य के कारण रतन की मृत्यु असमय ही होगी। रतन की मृत्यु के बाद जोहरा अकेली हो गई, क्योंकि वह रतन के साथ ही सोती, बैठती और साथ साथ काम करती थी। कभी वह नदी किनारे जाकर रतन की याद करती और आंसू बहाती। कभी वह उस आम के पौधे के पास जाकर घंटों खड़ी रहती, आम के पौधों के पास खड़े जाकर। ठीक है, तो पौधे के पास जाकर खड़े रहने से, किसी को याद करने से कुछ याद आ रहा है? एकदम नया नया जो रिलीज हुआ है सनम तेरी कसम 2, हालांकि 2 नहीं है, 1 ही है। ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, देखना चाहिए, अच्छा फिल्म है। तो सनम तेरी कसम 1, उसमें भी क्या होता है, लास्ट में जाता है उसके
पौधा के नीचे गाड़ा होता है तो पौधे के पास जाता है, तो जिसे उन दोनों ने मिलकर लगाया था। तो उसके बाद देखते हैं, अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है, तो ज़्यादातर चित्र माने जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर का चित्रण करने ही आएगा, ठीक है, चारित्रिक चित्रण। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखो, ये जो मॉडल क्वेश्चन है उस पर दिया है, गबन उपन्यास एक उद्देश्य प्रधान रचना है, इस पर अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। तो इसका उद्देश्य प्रधान रचना है, इसमें क्या होता है कि पहले से जो लेखक लिख रहा है उसके दिमाग में पहले से उद्देश्य है कि हाँ यही होने वाला है, इसको बोलते हैं उद्देश्य प्रधान रचना, कि कुछ उद्देश्य से लिख रहा है, ठीक है। पहले उद्देश्य मिल गया, उसके बाद उसको लिखा जा रहा है, और उसी के हिसाब से कैरेक्टर लोग काम करेंगे। तो मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास गबन एक उद्देश्यपूर्ण रचना है। इसमें प्रेमचंद ने मध्यवर्गीय समाज में व्याप्त समस्याओं का उल्लेख किया है और इनसे बचने का संदेश दिया है। इस उपन्यास के द्वारा लेखक ने समाज में फैली दिखावे की प्रवृत्ति, तो देखो आप लोग भी जानो क्या क्या संदेश दिया है कि दिखावे की प्रवृत्ति ना रखें। रामानाथ जैसा दिखावे का प्रवृत्ति रखा था, दोस्तों का कपड़ा उपड़ा पहन के जाके झूठ बोलता था, मेरा पापा का पास तो इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना ज़मीन है, बैंक में हज़ारों रुपया रखा हुआ है, जाके जालपा के सामने सब बताता था। महिलाओं का आभूषण प्रेम, तो ये सब सुन के जालपा का भी आभूषण प्रेम जग जाता था। भ्रष्टाचार को भी दिखाया गया है, पुलिस की दमनकारी नीति को भी दर्शाया गया है, कर्ज ले लेता था बार बार, मिथ्या आडंबर, बेमेल विवाह, तो जालपा किसका, रतन और उनका हुआ था बेमेल विवाह, विधवा समस्या, ये सब भी दिखाया गया, रतन का विधवा समस्या, रिश्वतखोरी भी दिखाया गया, जिस समस्याओं को उजागर किया गया है, ठीक है। रिश्वतखोरी तो वो रमा ही लेता था रिश्वत, ठीक है, म्यूनिसिपलिटी में। उपन्यास का नायक रामानाथ विलासितापूर्ण जीवन जीने की इच्छा रखने वाला घमंडी, नैतिक रूप से कमजोर और अवसरवादी है। पत्नी जालपा को खुश करने के लिए अपनी हैसियत से ज्यादा गहने खरीदता है, ठीक है। आप लोग वैसे भी कुछ होंगे जो 100-200 के डेयरी मिल्क खरीद के देते होंगे, अपने तो 10 वाला खरीद के नहीं खाते होंगे, लेकिन 100-200 वाला देते होंगे, ठीक। तो कर्ज में डूब जाता है और अंत में गबन करने पर मजबूर हो जाता है। तो देखिए क्या हाल हुआ रमा का, ठीक। जालपा, हम ऐसा नहीं कह रहे कि आपका भी वैसा हाल होगा, ठीक है, नहीं दीजिए आपका पैर, आपकी कुल्हाड़ी। जालपा के आभूषण प्रेम के कारण ही उसका जीवन कष्टमय हो जाता है। जालपा के आभूषण प्रेम के कारण ही उसका जीवन कष्टमय हो जाता है। रतन बेमेल विवाह और विधवा समस्या से जूझती है। वकील साहब की मृत्यु के बाद उसका भतीजा संपत्ति पर कब्जा कर लेता है, क्योंकि सम्मिलित परिवार में विधवाओं को अपनी पति की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। रतन की दमनी स्थिति भारतीय विधवाओं की पराधीनता की ओर संकेत करती है। तो ये सब उद्देश्य को लेकर कि ये सब समस्या को दिखाना है किसी उपन्यास में, ये सब समस्या को लेकर इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था। जोहरा का वेश्यावृत्ति से निकल कर एक साधारण जीवन की चुनौती है। तो वो भी दरअसल गबन के माध्यम से प्रेमचंद का उद्देश्य ये बताना था कि इन समस्याओं से दुख होता है और इनसे बचने के सरल सात्विक जीवन जीना ही चाहिए, एक उन्नत समाज बनाया जा सकता है। ये सब क्या है उसमें समस्या। गबन उपन्यास की मूल समस्या क्या है, इस पर प्रकाश डालिए, या फिर गबन एक समस्या मूलक उपन्यास है, इस कथन पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए, या फिर युग प्रतिनिधि होने के कारण प्रेमचंद ने अपने उपन्यास गबन में युगीन समस्याओं का निरूपण किया है, कथन की सत्यता पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो ये सब क्वेश्चन अगर रहे तो मेन उसमें क्या क्या परेशानी है गबन उपन्यास में, वो सब लिखना है कि क्या क्या समस्या को दिखाया गया। तो उत्तर है, गबन उपन्यास में प्रेमचंद के अन्य उपन्यासों की तरह सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक समस्याओं को न उठाकर व्यक्तिगत समस्याओं को उठाया गया है, ठीक है। अच्छा कि व्यक्ति की निजी समस्याओं को उठाया गया है। यह व्यक्तिगत समस्या के अंदर भी कई प्रकार की समस्याएं हैं जिनको हम निम्नांकित शीर्षकों में देख सकते हैं। तो एक नंबर, मिथ्या प्रदर्शन और आभूषण प्रियता। तो इसमें एक समस्या को दिखाया गया जो मिथ्या प्रदर्शन और आभूषण प्रियता। तो रमानाथ की मध्यवर्ती रमानाथ का मिथ्या प्रदर्शन और जालपा की आभूषण प्रियता ही इस उपन्यास की समस्या के मूल में है। इसीलिए तो ये लोग फंसा था कि मध्यवर्गीय में रमानाथ का मिथ्या प्रदर्शन और लड़कियों में आभूषण प्रियता। तो हम
मैंने 7-8 क्लास तक के बच्चों को ये मायापुर ले जाने गए थे। तो एक 8 क्लास की जो लड़की थी वो हर झुमका लगा दुकान में रुक जा रही है। बोले भैया रुकिए रुकिए, हम झुमका देख के आते हैं। बोला, ट्रेन है, ट्रेन छूट जाएगा। वो मैंने जहाँ झुमका देख रही उधर रुक जा रही है, यहाँ से एक लेंगे, वहाँ से भी एक ली, वहाँ से भी एक ली। मैंने ठीक है, तो आप लोग जानते ही हैं अवसर प्रियता। तो अवसर प्रियता बहुत ज़्यादा है, और वो तो 30-30 रुपये का झुमका था, इनकी तो 1000-1000 रुपये का झुमका पहनती है जालपा। सोना का ही चाहिए। तो इन्हीं दो कमजोरियों के कारण इनका जीवन उथल पुथल से भर जाता है। तो इसी उपन्यास के पात्र देवी दिन ने भी पत्नी के अवसर के लिए सरकारी रकम का गबन किया था, और फिर उसे 3 साल की सजा भी काटनी पड़ी थी। ठीक है, तो ये भी उसका भी समस्या था, बहुत जिनका समस्या उस टाइम का मूल समस्या होगा। ठीक है, भारतीय नारी की सामाजिक स्थिति, ये भी एक समस्या दिखाया गया है कि पति की मृत्यु के बाद वकील साहब का भतीजा संपत्ति पर अधिकार कर लेता है और रतन को दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देता है। सम्मिलित परिवार प्रथा में विधवा को अपने पति की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रहता। इसी कारण संयुक्त परिवार में पति के जीवित रहते हुए नारी की स्थिति जितनी सुखद रहती है, उसकी मृत्यु के बाद उतनी ही दुखद हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा उस टाइम था, आज भी है। पुलिस तथा नेताओं का भ्रष्ट आचरण। इस उपन्यास में प्रेमचंद ने पुलिस की कार्य प्रणाली के साथ साथ उन नेताओं को भी पर्दाफाश किया जो देश हित को छोड़कर अपने हित में लग रहे थे। धर्म का आवरण में धूर्त। प्रेमचंद ने इस उपन्यास में सेठ करोड़ी मर्ल के माध्यम से यह कहा है, जो दया धर्म की व्यवहारिक पूजा पाठ और दान व्रत आदि का जितना पालन करता है वह उतना ही निर्दयी होता है। तो हम लोग को भूल गए होंगे करोड़ी मल कौन था। तो जिसके पास से जो रमा था कंबल लेके आया था, वो सोचा कि कितना अच्छा आदमी होगा, कंबल बंटवारा, लेकिन वो ऐसा आदमी नहीं था। मिल में बहुत सारे लोगों को काम बहुत ज़बरदस्ती काम कराता था, मारता था, और बहुत कम पैसा देता था। तो उनसे तो वो था करोड़ी मल, जो बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, जो ज़्यादा दान पुण्य करे, मतलब कि ये गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, तो लोग मानते हैं गलत काम करेंगे फिर पुण्य दान पुण्य करेंगे तो इससे पुण्य मिल जाएगा। एक गलत काम अच्छा काम, प्लस माइनस कैंसिल। ठीक है, गलत काम माइनस, अच्छा काम प्लस, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। आगे देखते हैं, जालपा का चरित्र चित्रण करें। तो गबन उपन्यास की नायिका का चरित्र चित्रण करें, तो यही तो मुख्य पात्र है। या फिर गबन उपन्यास की नायिका किसे मानते हैं उसका चरित्र चित्रण करें। गबन उपन्यास की संपूर्ण कथा जालपा के चारों ओर घूमती है, स्पष्ट करें। तो जालपा प्रेमचंद के उपन्यास गबन की नायिका है। इसका बचपन और प्रयाग का जीवन कमजोरियों से भरा है, लेकिन पति रमानाथ के घर से पलायन कर जाने के बाद उसमें अनेक गुणों का समावेश हो जाता है। जालपा का चरित्र की निम्नलिखित विशेषता है। आभूषण प्रियता, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, अभी बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया है तो हम खाली पॉइंट बताते हैं। आभूषण प्रियता थी, बहुत आभूषण पसंद, अच्छा पढ़ ही लेते हैं। जालपा बचपन से ही आभूषण के प्रति आकर्षित होती है। इसका कारण उसका पारिवारिक परिवेश है। उसकी इस आभूषण प्रियता के कारण ही रमानाथ गबन करता है और उसे पलायन करना पड़ता है। विलास प्रिय, जालपा रिश्वतखोर बाप की बेटी है। वो अपने परिवार से ऐसा लाइन नहीं लिखना चाहता, नहीं लिखना चाहिए, जालपा रिश्वतखोर बाप की बेटी है, लेकिन हाँ सही तो बात है। 5 रुपया महीना मिलता था, लेकिन फिर भी उसके पास बहुत पैसा था, रिश्वत ही खोर था। वो अपने परिवार से विलासिता का विरासत लेकर ही ससुराल आती है। वो अपने घर में बड़ी आराम से रहती थी, विलासितापूर्ण जीवन जीती थी। शहरी जीवन की चकाचौंध से अभिभूत होकर वह उसके ही रंग में रंग जाती है। फिर जब वो इसके घर आती है तो ये तो शहर का इलाका था। शहरी इलाका में तो और जब पैसा आता है तो और इधर उधर पान खाने, नहाने, थिएटर जाना, मूवी देखना, इन सब में लग जाती है। विलासप्रिय जीवन में अच्छा अच्छा कपड़ा पहनना, किटी पार्टी, चाय पार्टी में जाना, ठीक है, टी पार्टी। पति रमानाथ से जिद करके वो अधिकतर विलासिता की चीज़ें ही मंगवाती थी। तो वो हम लोग देखे हैं। अद्वितीय सुंदरी, बड़ी सुंदरी भी थी। ठीक है, जालपा का फोटो है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, जालपा अपनी सुंदरता, शील, विनय तथा मीठी आवाज़ के कारण बहुत जल्द ही मोहल्ले की खियों के बीच, लड़कियों के बीच अपना प्रमुख स्थान बना लेती है। उसमें कुलीन सखियाँ, अच्छा सखियों के बीच उसमें कुलीन सखियों का रूप तथा गुण है। इसी से वकील साहब की पत्नी रतन से उसकी मित्रता होती है। कुलीन सखी मने अच्छा अमीर घराने की लगती है वो रतन। स्वाभिमानी है, जालपा अपनी उपेक्षा को सहन नहीं कर सकती। जब विवाह में उसे चंद्रहार न मिला
तो माँ बाप के द्वारा भेजे गए चंद्रहार को भी लौटा देती है। स्वाभिमानी स्त्री है, उसका मम्मी चंद्रहार नहीं लेंगे, चंद्रहार ले जाओ इसको। निश्चय करते अब कोई आभूषण स्वीकार न करेगी, दृढ़ निश्चय। जालपा के मन में जो एक बार ठान लेती है उसे करके ही रहती है। वह सास के मना करने पर भी आभूषण उतार देती है और रतन के मना करने पर भी अपने प्रसाधन का पूरा सामान गंगा में बहा देती है। ठीक है, इतना ही नहीं, वह अपने दृढ़ निश्चय से क्रांतिकारियों को भी पुलिस के चंगुल से छुड़ाती है। पति के प्रति अटूट प्रेम था। जालपा के मन में पति रमानाथ के प्रति अटूट प्रेम था। वह उसके सुख दुख में बराबर की भागीदारी बनकर उसके साथ खड़ी रहती है और उसे मुसीबत से भी बाहर निकालती है। इस प्रकार हम पाते हैं कि जालपा का चरित्र एक आदर्श चरित्र है, बहुत बढ़िया चरित्र है जालपा का। ठीक, गबन उपन्यास में रमानाथ का चरित्र चित्रण करें अथवा रमानाथ की चारित्रिक विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख करें तो रमानाथ गबन उपन्यास का नायक है। प्रेमचंद ने इसके माध्यम से एक ऐसे मध्यवर्गीय युवक का चरित्र प्रस्तुत किया है जो दिखावे की प्रवृत्ति के कारण अपने साथ साथ परिवार को भी संकट में डाल देता है। रमानाथ का चारित्रिक विशेषताओं को इन शीर्षकों के रूप के अंतर्गत देखा जा सकता है। दिखावा करने वाला, आत्म प्रशंसक। दिखावा करने वाला पढ़ लीजिएगा, आत्म प्रशंसक। 9:25 हो गया है रात का, 9:30 बजे मुझको निकलना है यहाँ से, तो पढ़ा ही देते हैं, थोड़ा लेट हो जाएगा आज। रमानाथ की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, फिर भी वह अपने को सहृदयता दिखाने का दिखावा करती है। उसके लिए यह मित्रों के कपड़े तक उधार ले लेता है। आगे चलकर उसकी यह प्रवृत्ति उसे मुसीबत में डाल देती है। आत्म प्रशंसक, दिखावा करने वाला रमानाथ में अपनी प्रशंसा करने का भी भाव प्रबल है। तो आप लोग लड़के लोग में से बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे कि अपनी प्रशंसा करते रहते हैं, हम ऐसा, हम वैसे, हम वो। ठीक, लड़कियां भी होंगी जो डींगे मारते रहती हैं, मैं। ठीक, जालपा के सामने वह अपनी संपन्नता की डींगे मारता रहता है। वह नगर पालिका में एक साधारण क्लर्क है, लेकिन ऐसा दिखावा करता है कि मानो बहुत बड़ा अधिकारी है, उसके पास धन की कोई कमी नहीं है। चोरी करने के लिए विवश हो जाता है। सच्चाई का साथ नहीं देने वाला, ठीक है, ये सच बोलने में कतराने वाला, ठीक है, सच नहीं बोल पाता है। रमानाथ के विवाह में जो गहने जालपा को दिए गए थे वे शराब से खरीदे नहीं गए थे, बल्कि वो कहकर लिए गए थे कि कुछ समय के पश्चात उन्हें लौटा दिया जाएगा। नहीं, गहना उन्हें लौटा दिया जाएगा, ये नहीं बोला गया, पैसा उन्हें लौटा दिया जाएगा। लेकिन पैसा जब नहीं लौटा पाते तो विवाह के बाद रमानाथ के पिता जब उससे गहना वापस करने को कहता है, तो गहना वापस करने के लिए नहीं, ऐसा ये गलत बात है, खरीदा ही गया था, लेकिन बोला गया था पैसे बाद में देंगे, लेकिन पैसा तो नहीं था, तो क्या करे, गहना लौटाना पड़ा। तो विवश होकर जालपा के सो जाने के बाद गहने चुरा कर पिताजी को दे देता है और जालपा से चोरी होने का बहाना कर देता है। तो सच का साथ नहीं देने वाला, यहाँ पे अच्छा हेडिंग हो जाएगा कि सच का साथ नहीं देता है। तो मच्छर काट रहा है थोड़ा। तो गबन करने का प्लान करने वाला, तो गबन भी करने वाला आदमी है। रमानाथ जब रतन के कंगन के रुपए वापस नहीं कर पाता तो अब वह नगर पालिका के 300 रुपये घर ले जाता है। जालपा धोखे में वह रुपया रतन को लौटा देती है। रमानाथ जब बहुत कोशिश करके भी रुपए जमा नहीं कर पाती, नहीं 300 नहीं 100 रुपये था, 300 रुपये तो गबन हुए थे, 500 का इंतजाम कर पाता है, तो 800 1000 रुपया उसको दे पाता है। 1000 रुपया लाया था, 1000 रुपया में से 800 रुपया उसको दे देती है लौट, 1000 रुपया देती, फिर जाके 200 रुपया वापस लेके आता है ये। उसके बाद देखता है अवसरवादी भी है। रमानाथ घोर अवसरवादी, अपने लाभ के लिए वो रमेश बाबू, जालपा, सर्राफ, देवीदीन सबसे धोखा करता है। कलकत्ते में पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाने पर वह डकैती के केस में झूठी गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है। उस पर यह लाइन सही बैठता है, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। ठीक है, आप लोग अपने कुछ दोस्तों के बारे में भी ऐसा लाइन कह सकते हैं, ठीक है, मुंह के सामने नहीं। ठीक, तो कोई ऐसा सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं, ये किसके लिए कहा जाए, रमानाथ के बारे में कहा जाए। ऐसा अमेरिका के लिए भी कहा जाता है कि अमेरिका कोई बड़ा बदमाश है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि रमानाथ का चरित्र आदर्श चरित्र नहीं है, वह अनेक गुण दोषों से युक्त होने के कारण साधारण चरित्र है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं गबन उपन्यास के देवी दिन का चरित्र चित्रण। तो देवी दिन का चरित्र देखते हैं कैसा है। तो देवी दिन गबन उपन्यास के मध्य में आता है, फिर भी वह अपने आकर्षक व्यक्तित्व से वह सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। देवी दिन का चारित्रिक विशेषता ये सब है, अनुभवी है। देवी दिन को संसार का सच्चा अनुभव है। उसके अनुभव होने का अंदाजा तभी लग जाता है जब रेल में उसकी मुलाकात रमानाथ से होती है। वह उसके जीवन की सभी घटनाओं को अपने अनुभव से बता देता है। ठीक है, विनोदी स्वभाव है। देवी दिन अत्यंत विनोदी स्वभाव का है। पूरी यात्रा के दौरान
वह रमानाथ के साथ हंसी मजाक करता है। वह इतना विनोदी है कि कोई जवान भी उसके बराबरी नहीं कर सकता। बड़ा हंसमुख है, बड़ा खुश रहता है। धर्म के प्रति विशेष श्रद्धा। देवी दिन प्रत्येक वर्ष तीर्थ यात्रा पर जाता है। रेल में रमानाथ की दयनीय स्थिति देखकर वह उसने टिकट के पैसे भी देता है। इसकी उसके इस व्यवहार से अन्य यात्रियों में उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। इतना ही नहीं, वह कलकत्ते में रमानाथ को अपने घर पर ठहराता है और उसके रहने खाने आदि का खर्च स्वयं उठाता है। मुकदमे में भी वह जालपा की मदद करके रमानाथ को मुसीबत से बाहर निकालता है। तो सच्चा देशभक्त, संचा नहीं सच्चा देशभक्त। देवी दिन के सच्चा देशभक्त होने के सबसे बड़ा प्रमाण है कि वह स्वदेशी आंदोलन में अपने 2 पुत्रों को गंवा चुका है। वह विदेशी वक़्त या वस्तु का भी व्यवहार नहीं करता। वह नहीं चाहता है कि विदेशी चीज़ें खरीद कर भारत का धन विदेश में भेजा जाए। तो सच्चा देशभक्त है। उसके बेटे मर जाते हैं। कटु आलोचक, वो गलत चीज़ को गलत बोलता था। देवी दिन वर्तमान व्यवस्था से खुश नहीं है तथा उसके लिए उत्तरदायी लोगों की कड़ी आलोचना करता है। वो बोलता है, बड़े बड़े देशभक्तों को बिना विलायती शराब के चैन नहीं आता। क्या वकीलों की लूट नहीं होगी, पुलिस की लूट बंद हो जाएगी? तो ये सब बोलते रहता है। वास्तव में प्रेमचंद की स्वराज की कल्पना देवी दिन के चरित्र द्वारा देखी जा सकती है। तो प्रेमचंद का भी सपना था स्वराज बने, ठीक है। अभी एक फिल्म आया छावा बोल के, छत्रपति महाराज का बेटा, छत्रपति शिवाजी का बेटा छावा, ठीक है, संभा। तो छत्रपति संभा, तो वो भी स्वराज का सपना देखे। वही मन मेन स्वराज का सपना तो वही छत्रपति शिवाजी देखे थे कि सब कुछ है। स्वराज का मतलब क्या हो कि जो भारत से टूट कर अलग हो वो सभी भारत में आ जाए, ठीक है। म्यांमार, वर्मा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सभी देश क्या वो भारत से टूट कर अलग हुआ। तो एक पहले वाला भारत बहुत लोगों का सपना है, ठीक है। इसी को अखंड भारत कहा जाता है। बहुत लोग तो बोलते हैं अखंड भारत, लेकिन उनको अखंड भारत का मतलब नहीं पता होता है, ठीक है। तो देखते हैं विचित्र स्वभाव। देवी दिन के चरित्र की सबसे बड़ी विचित्रता यह है कि वह घर के काम में उदासीन रहता है, लेकिन अन्य काम में बहुत क्रियाशील रहता है। बुढ़िया जग्गों की बातों का भी गंभीर नहीं लेता। तो विचित्र स्वभाव है उसका, कुछ काम धाम नहीं करता है, पड़ा रहता है, एकदम गांजा फूकता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यदि प्रेमचंद ने देवी दिन के चरित्र को विशेष रूप से गवन में नहीं डाला होता तो उपन्यास बोझ हो जाता। अगर ये नहीं आता तो ये आया तो अच्छा है। वास्तव में देवी दिन एक अनेक प्रतिभाओं से युक्त चरित्र वाला व्यक्ति है। ये आया तो उपन्यास थोड़ा बढ़िया भी हुआ। इसके बाद लास्ट है जोहरा का चित्रण। ये है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब आप लोगों के चेहरे पे एक स्माइल आया होगा कि वाह आ गया लास्ट टाइम। गबन उपन्यास में जोहरा का चरित्र चित्रण करें या फिर गबन उपन्यास के जिस पात्र ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है उसका चरित्र चित्रण करें। तो ना ज़्यादा प्रभावित करने को बोले तो जालपा का ही कीजिएगा, उसका ही सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, ठीक है। या फिर जोहरा वेश्या होते हुए भी गबन उपन्यास का आदर्श पात्र है, अपने विचार लिखें। अथवा जोहरा गबन के आदर्शवादी चित्र है, विवेचना करें। तो जोहरा का चित्र चित्रण लिखना है तो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये वेश्या का जीवन जीने वाली इसका चरित्र है, ठीक है। जोहरा वेश्या है लेकिन वह स्वेच्छा से नहीं, परिस्थिति के कारण वेश्या का जीवन जी रही है। समाज के मन चले व्यक्ति शुरू में तो किसी नारी के साथ प्रेम का अभिनय करते हैं और बाद में समाज में बदनामी के डर से उसे छोड़ देते हैं। ऐसे पुरुष की बेवफाई से उसे आजन्म वेश्यावृत्ति करनी पड़ती है, ठीक। तो उसके बाद दूसरा, पुलिस तथा प्रशासन की कठपुतली। जब रमानाथ झूठी गवाही से मुकरने की बात करता है तो पुलिस तथा प्रशासन की ओर से रमानाथ के पास भेजा जाता है गुमराह करने के लिए। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि वह पुलिस तथा प्रशासन की कठपुतली है। उसको इस्तेमाल अपने लाभ के लिए किया जाता है। अनुभवी है। वैश्या होते हुए भी जोहरा अनुभवी है तथा उससे लोगों की परख है। जोहरा ने देखा कि रमानाथ दूसरों की तरह नहीं है, इसलिए वह उसका बेवजह फायदा नहीं उठाना चाहती। दूसरों की मदद करने वाली। वास्तविकता से परिचित होते हुए जब वह जालपा को अपनी सहेली बना लेती है, जोहरा जब रमानाथ की अपना झूठा परिचय देकर इसके बाद वह रमानाथ को मुसीबत के दलदल से निकालने के लिए जालपा की करती है, ठीक है। लोक सेविका जोहरा जब जालपा से मिलती है तो उसकी चारित्रिक पवित्रता उसे प्रभावित करती है और जालपा के प्रभाव में आकर यह भी अच्छा बन जाती है। वैश्यावृत्ति छोड़कर लोक सेवा का व्रत लेती है। उपन्यास के अंत में दूसरे को प्राण रक्षा के लिए वह अपने आप को बलिदान कर देती है और पाठकों की सहानुभूति अर्जित कर लेती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गबन उपन्यास में सारी नारी पात्रों में जोहरा का चरित्र एक आदर्श चरित्र है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हम लोग का ये
गबन का क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया। किसी एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि गबन का क्वेश्चन आंसर करा दीजिए, तो ये रहा आपका गबन का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आशा है कि पूरा क्लास किए होंगे आप लोग। तो हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन पूरा क्लास ख़त्म किया है लास्ट तक, तो वो लोग थोड़ा हाजिरी दे दीजिएगा ऐसे करके हाथ उठा के। ठीक है, तो एक इमोजी भेज दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।